एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बजट की बात करेंगे, आम बजट की भी बात करेंगे। तो ये महा कवरेज आज एबीपी गंगा पर आप दिन भर देखेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल आज के बजट से आपको क्या हासिल हुआ, क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हुई। आज पेश होने जा रहा है देश का आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। तो आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। आज के बजट पर टिकी होगी हर किसी की निगाहें। किस सेक्टर को क्या मिलता है, क्या आम लोगों की उम्मीद पूरी होती है। कोरोना काल के बाद जिस राहत की उम्मीद जनता लगा रही है वित्त मंत्री के बजट में, उसके लिए क्या है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दिन भर महा कवरेज एबीपी गंगा की जारी है। हम चर्चा भी करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको इस बजट से अवगत भी कराएंगे। सुबह 9 बजे निर्मला सीतारामन रवाना होंगी। नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद सुबह 10 बजे वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी। इसके बाद संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। ये औपचारिकताएं हैं जो बजट के दिन पूरी होती हैं। सुबह 11 बजे बजट होगा और वित्त मंत्री की स्पीच होगी जिसको पूरा देश देखता है, ध्यान से सुनता है। टैक्स में छूट की क्या संभावना है? आर्थिक सर्वे में इसके संकेत दिए गए थे। टैक्स में राहत के संकेत दिए गए थे। टैक्स स्लैब में खास बदलाव की संभावना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फिर भी राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ाव की कोशिश होगी। सरकार चाहेगी कि लोग नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ें और टैक्स छूट की जो संभावना है, इस पर आम आदमी की निगाह खासतौर पर टिकी है कि जो टैक्स पेयर है उसकी उम्मीद क्या पूरी होती है। मौजूदा जो है वो 1.5 लाख तक छूट है। उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 2 या 2.5 लाख तक किया जाए इसको। क्या ये होगा? 2 से 2.5 लाख तक की रिबेट मिलेगी। अभी 1.5 लाख तक की फ्लैट छूट है सभी लोगों को टैक्स में। इसको 2 से 2.5 लाख किया जाए, ये उम्मीद लोगों की अब है। और स्वास्थ्य पर भी फोकस रह सकता है। हेल्थ सेक्टर ऐसा है जिस पर प्रचंड फोकस रह सकता है सरकार। कोरोना काल को देखते हुए इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। जीडीपी के 2% तक हेल्थ बजट हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग पर बजट खर्च किया जा सकता है, अभी 1% या उससे कम है। मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट आवंटन संभव है, बहुत संभव है कि मुफ्त वैक्सीन ज्यादातर देशवासियों को लगे, इसके लिए प्रावधान किए जाएं, एक बजट एलोकेट किए जाए आज के आम बजट में। तो ये महत्वपूर्ण रह सकता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से। आयात शुल्क की बात कर लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। मोबाइल फोन आयात शुल्क बढ़ सकता है, फर्नीचर, कैंडल्स, इन सब पे आयात शुल्क बढ़ सकता है। मतलब ये चीजें महंगी हो सकती हैं, इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। मोबाइल फोन, फर्नीचर और कैंडल। कृषि सेक्टर, जी हां, किसानों के आंदोलन के बीच में ये बजट कृषि सेक्टर में बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन पर सरकार का फोकस रह सकता है। अब वो कैसे रहेगा, इसके लिए बजट स्पीच सुननी पड़ेगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है और निवेश के नियमों में राहत दी जा सकती है विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। तो सरकार हर वो प्रयास करेगी जिससे कि जो सेक्टर जूझ रहे हैं या की सेक्टर्स हैं उनको बल मिले, उनको इम्पीटस मिले और बाहर से निवेश हो सके। क्योंकि सरकार को अपने एक्सपेंसेस को मीट करना इस वक्त बहुत चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है और रहने वाली है। इसलिए विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बड़ा फोकस रहने वाला है। तो आज बजट पेश किया जाएगा। वाराणसी के बुनकरों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार शायद बजट में उन्हें खास पैकेज मिल जाए। बुनकरों की आबादी यहां पर 3 से 5 लाख है। कि ऑल ओवर जितने भी बुनकर हैं उनको इस तरह का बजट इस तरह बने कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले और मार्केटिंग का भी सपोर्ट मिले। जो ये वादा किया गया है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है कि हम जो है आपकी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग ये मार्ट भी बनाया उन्होंने। आप ही बनारस में देख लीजिए, हार्ट भी बनाया। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई थी? ताकि हमारे व्यूअर्स को काम मिले और ये वहाँ जाके बिके, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। अब का उम्मीद रखा जाए? अभी तो जो है हालत सब चरबरानी है सरकार की, जो है कारोबार की, जो है फिर कैसे उम्मीद रखा जाए कि बहुत अच्छा बजट आने वाला है। अच्छा, आप लोगों की स्थिति क्या है और उसके हिसाब से सरकार से क्या उम्मीदें लगाएं? देखिए क्या उम्मीद रखा जाए, साल की साल पलट जाता है, जो है कि उम्मीद अच्छा लगाया जाता है लेकिन बुरा हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या राहत देगा सरकार।
लॉकडाउन और कोरोना से निराशा है, क्या हालत है बुनकर की? बुनकर की हालत बहुत खराब है। और इस बजट से पहले एबीपी गंगा ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों, किसानों और गृहिणियों की राय ली। इसमें हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बजट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं का कहना है कि रिफाइन और सरसों का तेल और चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जो बजट आम लोगों के घरों का या उनके अन्य व्यवसायों का होता है, वो निश्चित तौर पर पूरी धुरी उसी पर टिकी होती है। हमारे साथ में यहाँ इकोनॉमिस्ट भी हैं, व्यवसायी भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। जानते हैं कि 2021 के बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट होना चाहिए। हमारे साथ में विजय रस्तोगी जी हैं जो व्यापारी हैं। सर, किस तरह का बजट होना चाहिए? सर देखिए, बजट में तो जो देना है उनको देंगे, मगर सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी की, कि जितना ऑनलाइन कर दिया इन्होंने सारा सिस्टम, ऑनलाइन की जो दिक्कतें प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो भी व्यापारी है, उसका कारण है कि आपने जो है बिजनेसमैन को अपडेट किया नहीं। और जो भी व्यापारियों के पेंडिंग इशू हैं, जीएसटी, वैट से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड, उस पर सरकार को गंभीरता सोचना चाहिए। सर, हमारे साथ व्यापारी थे विजय रस्तोगी, जिनका कहना है कि जो व्यापारी है परेशान है जीएसटी में या अन्य चीज़ों में जो ऑनलाइन हो चुके हैं उस पर सरलीकरण होना चाहिए। हमारे साथ रायबरेली जनपद के बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, हरिहर सिंह जी। मैं जानना चाहता हूं कि सर, किस तरह का सर बजट चाहिए, किस तरह का उम्मीद करते हैं कि 2000 का बजट होना चाहिए? देखिए, बजट में अभी जैसे मैं महसूस करता हूं कि एक साल एक कोरोना का निकल रहा है, सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं और पूरा सारे दुनिया के लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जो अभी मैं कहना चाहता हूं कि ऑटोमोबाइल्स में कम से कम जो जीएसटी का पार्ट है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा सरलीकरण करना चाहिए कि मेरा जीएसटी जो फंस रहा है वो फंसे ना, कम से कम मेरा पैसा ब्लॉक ना हो। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के वर्ग के लोग थे जिन्होंने बताया कि कोई कह रहा जीएसटी में सरलीकरण होना चाहिए, कोई कह रहा उद्योगों में जो है उस पर स्ट्रेस ना हो। इस तरह की चीज़ें हैं। साथ में महंगाई को लेकर भी बात हुई। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर जो देखने को मिली कि जो छोटे उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन छोटे उद्योगपति हैं, उद्योग हैं, उनके बिजली के बिल या अन्य चीज़ों पर भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। इस पर सरकार को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। गोविंद नारायण शुक्ल एमएलसी बनने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे। यहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत कार्यक्रम के बाद गोविंद नारायण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। गोंडा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। चचेरे भाई पर ही रेप का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है और जांच कर रही है। महाराजगंज में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध बनाने से मना करने पर भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। देवरिया में पुलिस और एनसीबी की टीम को कामयाबी मिली। पुलिस ने एक गाड़ी से 220 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। सोनभद्र में चोरों ने चौपन नगर पंचायत कार्यालय में सेंधमारी की। अभी कार्यालय से एक लैपटॉप गायब होने की बात सामने आ रही है। चोरों ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया है। बलिया में कोहरे की वजह से हादसा हो गया। यहां बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोई में डीएम ने पल्स पोलियो का अभियान चलाया। सरकारी अस्पतालों में जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। डीएम ने भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। गाजीपुर में भी पोलियो अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत बीजेपी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के प्रतिनिधि अच्छे लाल गुप्ता ने की। इन्होंने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। गोरखपुर में भी पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। यहां महिला चिकित्सालय में बने बूथ पर पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाने का शुभारंभ सीएमओ ने किया। वैक्सीनेशन की वजह से इस अभियान पर अभी तक रोक थी। आजमगढ़ में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया।
उन्होंने कहा कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। घर घर जाकर पोलियो की खुराक बच्चों को दी जाएगी। वाराणसी की गंगा में अब पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। काशी की गंगा में अब एक और क्रूज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। प्रदेश सरकार के इस क्रूज को गोवा की शिपिंग कंपनी ने बनाया है और उसमें कुल मिलाकर 60 सीटें हैं। आस्था किसान आंदोलन की बात कर रही हैं। आज उसका 68वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में धरना जारी है किसानों का। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर उनका धरना जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने इसी बीच ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देशव्यापी कार्रवाई की जाएगी। अब देशव्यापी कार्रवाई का क्या मतलब है समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन का आज 68वां दिन और एक बार फिर से तेवर उग्र। किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी कार्रवाई का ऐलान किया है। धरना जारी है गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर। किसानों की तादाद इस धरने में बढ़ी है और इससे उत्साहित संयुक्त किसान मोर्चे ने देशव्यापी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। शक्ति, बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या माहौल है और किस तरह की चर्चाएं वहां पर हो रही हैं। आंदोलन अभी चलता रहेगा ये तो साफ है। सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं। तो कल किस तरीके की हलचल दिन भर देखने को मिलती रही हमें वहां पर? तो लगता है शक्ति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क का प्रयास करते हैं। शक्ति, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त कैसी हलचल है, किस तरह का माहौल और चर्चाएं वहां पर चल रही हैं। कल बीते दिनों लोगों के मिलने का तांता चलता रहा। बीती शाम और रात को भी क्या मुलाकात हुई है कुछ राजनीतिक दलों की और यहां किसानों के बीच में? तो चलिए, शक्ति तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार के प्रस्ताव और किसानों का रुख दरअसल अभी पेच कहां फंसा है। सरकार समाधान चाहती है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन लिखित में देने को तैयार हैं कि एक सपोर्ट प्राइस उससे नीचे कोई फसल नहीं खरीदेगा। लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर ही अड़े हैं। कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का नहीं। सरकार ये आश्वस्त कर रही है, लेकिन किसान इससे कन्विंस नहीं है। सरकार कह रही है मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कानून वापसी की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। शक्ति सिंह से एक बार फिर बातचीत की कोशिश करते हैं। शक्ति, बताइएगा माहौल क्या है फिलहाल गाजीपुर पे, किस तरह की हलचल? जी, सबसे पहले हम यहाँ का सुबह का माहौल दिखाते हैं कि लगातार जो किसान है, किसानों की जो संख्या है यहाँ पर काफी बढ़ चुकी है और किसानों का आज भी वही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लगातार यहाँ पर किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। आज 68 दिन यहाँ पर किसानों को हो गई है। बात करते हैं, ये बताइए आज 68 दिन हो गए हैं, कुछ हल निकलने की कोई रणनीति बनाएगी? गुड मॉर्निंग, ऋषिपाल सिंह, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक मन की बात की है और वो जन की बात सुन लें। ये जो किसान की महान आत्मा है, ये जो 68 दिन से डेरा डाले हुए हैं, तो अब उनका मुख्य उद्देश्य है कि ये जो काला कानून, इसकी बिल वापसी हो और एमएसपी का गारंटी हो। हम चाहते हैं, देखो एक बात कही थी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नरेश टिकैत जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पर जो अचानक हमला हुआ है, ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है पूरे हिंदुस्तान में। देशव्यापी जो कार्रवाई की बात की जा रही है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, वो क्या है? ये है कि हम ये समझते हैं, हमने जब भी कहा है कि जन की बात सुने देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री का न्योता है कि हम 1 कॉल की दूरी हैं। हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी को समाप्त कर बिल्कुल सीधा और किसान की बात सुनकर किसान हित में ये तोहफे के रूप में ये दिल जीतने का काम करे सरकार। और हमने कहा, एक शेर याद आ गया, हमें एक शेर याद आ गया, इसमें कहा है सीधा कि वक्त की समय की बात है, नियत की बात है, और नियत ये है कि समय जिसका बन जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसका समय बिगड़ जाए उसका बना नहीं सकता। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जरा सा जख्म नासूर बना देता है। ठीक है शक्ति, कौन करे गुनाहों से दोस्ती। ठीक है, वक्त इंसान को मजबूर अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ शक्ति कि देशव्यापी। जी शक्ति, बात सुनी हमने, शक्ति ने बात सुनी, जो पहले कहना था वही अभी भी कहना है, लेकिन देशव्यापी कार्रवाई क्या होगी ये उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं किया। फिलहाल बहुत धन्यवाद शक्ति आपका इस बातचीत के लिए।
तो किसानों के समर्थन में अजय लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हो गए हैं। सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हरदम खड़ी रहेगी जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। आज संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत गंगों में हमारी बैठक हुई, जहां न्याय पंचायत और ग्राम सभा की इकाइयों के गठन की प्रक्रिया थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठन सृजन का अभियान चल रहा है। लगभग 8,143 न्याय पंचायतों का गठन करना था, जिसमें 7300 न्याय पंचायतों का गठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कर लिया है। उम्मीद है संगठन के दम पर गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, वंचितों के आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी 2022 के लक्ष्य को हासिल करेगी। आज से शुरू होगा राम मंदिर समर्पण निधि अभियान। डोर टू डोर मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। चंपत राय इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 15 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलेगा। 10, 100 और 1000 के कूपन्स लेकर कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और उनसे समर्पण निधि इकट्ठा करेंगे। चंपत राय इस अभियान की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। 15 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलेगा। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के पास कूपन्स होंगे 10, 100 और 1000 रुपए के। उन्हीं से समर्पण निधि ली जाएगी और बदले में ये कूपन्स दिए जाएंगे। सीधा अयोध्या चलते हैं। सीधा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या चलते हैं। ऋषि गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। ऋषि, चंपत राय कैसे इस अभियान की शुरुआत करेंगे, कब शुरुआत करेंगे और ये 10, 100 और 1000 के कूपन किस तरह से होंगे? जी आपको बता दें ये निधि समर्पण अभियान का द्वितीय चरण 4 से शुरुआत हो जाएगी, जिसकी शुरुआत चंपत राय जी स्वयं फैजाबाद में अपनी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। लोगों को डोर टू डोर लोग जाएंगे और समर्पण निधि अभियान में 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन बनाए गए हैं। लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि ली जाएगी, जिससे इसमें विश्व हिंदू परिषद की ये मांग है कि जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना, तो हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, हर किसी के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हो। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ये अभियान चलाया था, जिसमें अब जो अभी शुरुआत इसकी 15 जनवरी से शुरू हुई थी, मकर संक्रांति से। अब इसमें जो लगभग अरबों रुपए चंदा आ चुके हैं। अब इसकी शुरुआत जो द्वितीय चरण की आज से शुरू होगी, इसमें अब 100 रुपए, 10 रुपए और 1000 रुपए कूपन बनाए गए हैं, जो हर गरीब व्यक्ति भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर सके। जी हाँ, बिल्कुल, हर कोई राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर सके, इसके लिए कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर पहुंचेंगे और उनसे समर्पण निधि इकट्ठा करेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषि जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस ई परमिट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। आज से कोरोना को लेकर नए नियम लागू होंगे। कोरोना के कारण प्रतिबंधों में कुछ और ढील मिली अब लोगों को। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत लोगों को दिशा निर्देशों में कुछ छूटें दी गई हैं। आज से कोरोना को लेकर ये नए नियम लागू हो गए हैं। कोरोना के कारण कई तरह के प्रतिबंध जो चल रहे थे, प्रशासनिक स्तर पर दिशा निर्देश, उनमें छूट दी गई। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी की है। यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत कोरोना के नियमों में कुछ ढील दी गई है। जैसे आज से ई परमिट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोरोना को लेकर ये नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं। तो ये जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, ये इसके बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश साहब, कोहरा ज्यादा है लखनऊ में, साफ पता चल रहा है, लेकिन इसमें जो नई गाइडलाइन है ये बहुत सारे लोगों के लिए रोशनी साबित हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजेंद्र, जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें कई तरह की सहूलियत दी गई है, कई तरह की राहत और दी गई है। देखिए, पहले केंद्र ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी और उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि सभी तरह के प्रतिबंध हटाते हुए कहा था कि अब राज्य अपने स्तर पर तय करे कि उनके हालात कैसे हैं, उसके हिसाब से तय करे कि उन्हें क्या नियम रखने हैं, क्या गाइडलाइंस रखनी है। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी की गई। अगर आपको हम बताएं तो पहले जो बंद हॉल हुआ करते थे उनमें मैक्सिमम 100 लोगों तक की क्षमता की अनुमति थी, यानी अगर 200 लोगों का हॉल है तो उसमें अधिकतम 100 लोग आ सकते थे। दूसरी चीज, इसमें 50% की साथ में कंडीशन थी।
लेकिन अगर कहीं पर 90 का कैपेसिटी है या मान लीजिए कहीं पर 500 की कैपेसिटी है, उसकी क्षमता 250 होती है, लेकिन 100 पे उसको लिमिट कर दिया गया था, अब इसको बढ़ा के 200 कर दिया गया। यानी अगर किसी हॉल में 500 की क्षमता है तो वहां पर 200 लोग तक रह सकेंगे। तो इससे एक तो चाहे मैरिज हॉल वाले लोग हो, चाहे बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, इनको एक बड़ी राहत मिलेगी जहां पर पार्टीज का आयोजन होता है, जहां पर अन्य आयोजन है। दूसरी चीज, जो खुले मैदान की अगर बात की जाए तो वहां पर पहले अधिकतम जो हॉल मैदान की क्षमता है उसका 40% लोग आ सकते थे। यानी अगर कहीं पर हम देखते हैं 1000 लोगों की कैपेसिटी है तो अधिकतम 400 लोग वहां पर रह सकते थे। अब इसको भी बढ़ाकर अधिकतम 50% कर दिया गया है, यानी कि वहां पर अब 500 लोग आ सकेंगे, 100 लोग अतिरिक्त वहां पर आ सकेंगे। इसको भी अगर देखें तो कहीं पर कोई किसी तरह की अगर शादी है या जो बड़े बड़े लॉन्स होते हैं जहां पर कई तरह के फेयर का भी आयोजन होता है, उनमें एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनको निश्चित रूप से इसकी देखिए डायरेक्ट जो फायदा है वो एक तरफ जहां लॉन वालों को मिलता है वहीं दूसरी तरफ पब्लिक को भी मिलता है, क्योंकि पब्लिक जब बुकिंग करती है तो उसके सामने ये समस्या आती है कि खर्चे ज्यादा है लॉन के, इसलिए वो उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ज्यादा लोग आ सकेंगे, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो इसका फायदा पब्लिक को भी मिलेगा, तो ये एक बड़ी राहत है। इसके अलावा जो बाकी आयोजन होंगे खुले मैदान में, उनको लेकर भी कई रियायतें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो नई गाइडलाइंस है, क्योंकि कोरोना के केसेस देश में लगातार कम हो रहे हैं, फिलहाल 250 के नीचे इसी बात से उत्साहित, बिल्कुल पॉलिसी मेकर इसी बात से उत्साहित हैं कि लगातार कोविड केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में घटी है और देखिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म हुई है, लेकिन कुछ अभी भी लागू हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे देश स्तर पर ये हो रहा है, जो नए केसेस हैं उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक होपफुल समय है। तो अब जनता भी कुछ उम्मीद कर रही है कि सामान्य जीवन पटरी पर लौटे। शैलेश हमारे साथ जुड़े रहे। शैलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे और अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने पॉलिटेक्निक विद्यालय की आधारशिला रखी। इसकी लागत 20 करोड़ रुपए है। इससे पहले उन्होंने किसानों को लेकर चौपाल भी लगाई। इटावा सदर से बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि आईएसआई की ओर से व्हाट्सएप के जरिए यह धमकी दी गई है और इसके बाद से एसएसपी ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी। बाराबंकी में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। एक बैठक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। अयोध्या में एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को कमरे में बंद करके फरार हो गया। पुलिस फिलहाल आरोपी पति की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसएसपी ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी। बाराबंकी में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। एक बैठक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। अयोध्या में एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को कमरे में बंद करके फरार हो गया। पुलिस फिलहाल आरोपी पति की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।